हेलो एवरीवन, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट 475 प्लस पर। दोस्तों, अभी शाम के 6 बज रहे हैं और हम सभी आपके साथ जुड़े हुए हैं क्यों फिजिक्स के लिए। और आज हमारा फिजिक्स का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लास्ट चैप्टर होने वाला है। किसका? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लास्ट चैप्टर होने वाला है, लास्ट लेक्चर होने वाला है, सॉरी लास्ट लेक्चर। LECTURE होना चाहिए ना, LECTURE। लास्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर कितना है ये? 12 होगा शायद। तो लास्ट लेक्चर है। सफर हमारा शुरू हुआ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से, पहुंच गए हम आज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लास्ट चैप्टर में। ठीक, अच्छा पढ़िए क्या क्या मन में आया होगा ना। 12 लेक्चर में चैप्टर खत्म हो गया। अरे मेरे भाई, ये 12 लेक्चर का चैप्टर भी नहीं है, ये तो 12 लेक्चर का चैप्टर भी नहीं है। ये तो हम लोगों ने पढ़ाते 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 इसको 12 लेक्चर कर दिया। ठीक है, तो थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक, पढ़िए क्या क्या। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन, और हमारा आगे का क्या सिस्टम रहने वाला है, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को लेकर। देखो, हम बोले थे कि जब जब चैप्टर खत्म होगा उसका एक वन शॉट आएगा, वन शॉट आएगा। हम इसके लिए लाइव आएंगे, कोशिश है रात में नाइट में 9:30 पर लाइव आएंगे, चलेगा घमासान। ठीक है, जितना घंटा लग जाए, 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा जितना भी लग जाए, जुड़े रहेंगे आपके साथ लाइव में हम वन शॉट पढ़ाने के लिए। ठीक, फिर उसके बाद रहेगा ऑब्जेक्टिव। अगर हमारा वन शॉट हमको लगा कि हमारे लाइव आने से कोई फायदा है तो हम ऑब्जेक्टिव को भी लाइव लेकर आएंगे। और फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्टिव, और फिर उसके बाद न्यूमेरिकल, और उसके बाद न्यूमेरिकल, उसके बाद न्यूमेरिकल। लेकिन इन चारों से पहले आज होने वाला है लास्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्या? सबसे लास्ट वाला टॉपिक, सिर्फ एक ही टॉपिक छुटा हुआ है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, और वो है आवर्धन, जिसको हम लोग वर्धन भी कहते हैं। और इंग्लिश में अगर बोले तो उसको मैग्निफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन। ठीक है, चलो बात करते हैं। पढ़े क्या क्या? पहले सबसे पहले हम लोगों ने प्रकाश पढ़ा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बताना खाली हाँ या ना। फिर प्रकाश किरण भी पढ़ा, प्रकाश स्रोत यानी कि प्रदीप्त पदार्थ, प्रदीप्त पदार्थ, पारदर्शी अपारदर्शी, सारा कुछ पढ़ लिया। फिर किरण पुंज पढ़े थे, फिर परावर्तन पढ़े थे। सबसे मेन तो यही था ना, सबसे मेन तो यही था परावर्तन। फिर उसके बाद हमारा कहानी शुरू हुआ था प्रतिबिंब से, प्रतिबिंब से। साथ हमारा शुरू हुआ प्रकाश से, और आज इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है। और वो लास्ट जो टॉपिक है वो है आवर्धन। क्या है? आवर्धन, जिसको कि वर्धन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्धन। क्या कहते हैं इसको? वर्धन। क्या कहते हैं इसको? वर्धन कहते हैं। ठीक है, देखो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। टाइम को सिर्फ समाप्त करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, शुरू करते हैं लास्ट लेक्चर। डिस्प्ले खराब हो गया ना, अच्छा कोई बात नहीं, कभी ना। आज है ये लास्ट लेक्चर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो, किसी भी गोलीय दर्पण के द्वारा, किसी भी गोलीय दर्पण के द्वारा अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, मान लो कि इस वस्तु का प्रतिबिंब किसी भी गोलीय दर्पण के द्वारा बन रहा है। अगर ये वस्तु 2F यानी कि वक्रता केंद्र पर रखी है, वक्रता केंद्र पर रखी है, तो क्या इस वस्तु के पास कोई अपनी लेंथ नहीं होगी? क्या कोई अपना हाइट नहीं होगा? मतलब क्या इसकी कोई लंबाई नहीं होगी? अगर जैसे कि प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण भी बनता है, ठीक है, आपके पास हाइट है कि नहीं है? है ना। तो वही चीज है कि जितना आपका हाइट है तो प्रतिबिंब जो आप दर्पण में देख रहे हैं, समतल दर्पण में होता है कि पूरा बन जाएगा अगर हम पूरा शरीर दिखा रहे हैं,
मतलब जितना दिखाएंगे उतना, जितना हाइट का दिखाते हैं, हो सकता है बड़ा बने, छोटा बने, बराबर बने, यही होता है। तो क्या है कि अगर वस्तु के पास h हाइट है तो उसका इमेज यानी कि प्रतिबिंब में h हाइट का प्रतिबिंब बनता है, यानी कि जो इसका हाइट है उससे रिलेटेड हो सकता है, बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, बराबर हो सकता है, लेकिन होगा तो वही, होगा तो इसी वस्तु का ना प्रतिबिंब। तो इसी दोनों के अनुपात को यानी प्रतिबिंब का जो हाइट है और जो वस्तु का हाइट है, इस दोनों के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? आवर्धन। क्या कहते हैं? आवर्धन। यानी कि आवर्धन बराबर सिंपल हो गया कि प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है एच डैश, हम क्या बोले, एच ऊंचाई का कोई वस्तु है, उसके प्रतिबिंब एच डैश ऊंचाई का बन रहा है, चाहे ये बड़ा बन सकता है, छोटा बन सकता है, या फिर बराबर भी बन सकता है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं कि क्या होना चाहिए, उसी दोनों के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई का अनुपात हो जाएगा वस्तु की ऊंचाई के साथ, और इसी को हम लोग आवर्धन कहते हैं। मेनली इसी को आवर्धन कहते हैं। ठीक, आवर्धन को वर्धन भी कहा जाता है, आवर्धन को वर्धन भी कहा जाता है। अब देखो एक चीज और बताना, एक चीज और हम ये है कि जो आपके शरीर का बनावट होगा, जो भी आपके शरीर का आकार होगा, उसी आकार का ना प्रतिबिंब आपके उसमें बन रहा होगा, दर्पण में बन रहा है कि नहीं। तो दूसरी बात हम यही आपको कहना चाह रहे थे कि जो एच डैश है वो प्रतिबिंब के आकार के बराबर होगा आई, और जो वस्तु का ऊंचाई है वो वस्तु के आकार के बराबर होगा। समझ आई? नहीं समझ आई तो ध्यान से सुनो। आप अगर खड़े हो गए दर्पण के आगे, आप एक प्रकार का वस्तु हो गए, आपका प्रतिबिंब बना, जिस ऊंचाई का दिए हो सकता है उसी ऊंचाई का बने, बड़ा बने, छोटा बने, ठीक है, तो वो एच डैश हो गया, जिस ऊंचाई का आपका प्रतिबिंब बना और जो आपके पास ऊंचाई है। लेकिन क्या आकार बदल गया? क्या आपका प्रतिबिंब में आकार बदल गया? नहीं ना। तो जो ऊंचाई का था, जिस आकार का था, वही बना। तो उसी को कहा कि जो प्रतिबिंब का ऊंचाई है वही प्रतिबिंब का आकार भी है, और जो वस्तु का ऊंचाई है वही प्रतिबिंब का आकार भी है, तो सॉरी वस्तु का आकार भी है। समझे? आवर्धन समझ में आया? तो यहां से एक बात और क्या समझे कि एच डैश बाय एच जो है वो आई बाई ओ के बराबर हो सकता है, जहां एच डैश क्या है? एच डैश क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। एच डैश क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई है। एच क्या है? वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई है। आई क्या है? प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार। ओ क्या है? वस्तु का आकार। ओ क्या है? वस्तु का आकार। समझ आई? चारों बात क्लियर? ठीक। अब आवर्धन, आवर्धन को हम लोग एम से डिनोट करते हैं। किससे? एम से। अब हम आवर्धन का परिभाषा लिखते हैं पहले। आवर्धन का सबसे पहले हम परिभाषा लिखते हैं कि आवर्धन होता क्या है? क्या होता है? किसी भी गोलीय दर्पण, किसी भी गोलीय दर्पण के द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात के बराबर होती है, के बराबर होती है। ये अगर ये वाला डेफिनेशन पूरा याद हो जाए तो आपका फॉर्मूला भी इसी में है कि नहीं? क्या कि आवर्धन बराबर, यहां से क्या आ रहा है? आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। समझ ली? और एक नई बात इसमें क्या सीखे थे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है वो प्रतिबिंब के आकार के बराबर है, यानी ये प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम प्रतिबिंब का आकार भी लिख सकते हैं, और वस्तु की ऊंचाई को भी हम वस्तु का आकार लिख सकते हैं।
यानी ये बात तो हमको समझ में आ गई कि आवर्धन बराबर ये भी हो सकता है और आवर्धन बराबर ये भी हो सकता है। ये दोनों आवर्धन बराबर आसानी से हो सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत इसको समझने में? कोई दिक्कत नहीं। चलो अब एक चीज सीखो आवर्धन के लिए, वो ये है कि अगर आपके पास प्रतिबिंब की ऊंचाई ना दी गई हो और वस्तु की ऊंचाई ना दी गई हो, तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? तो देखो बताते हैं, सुनना प्यार से। आवर्धन जब किसी, जैसे कि कोई दर्पण है, ये दर्पण हो गया, ये दर्पण हो गया, ये वस्तु से, ये वस्तु की ऊंचाई से कोई किरण आ रही है, कोई किरण जा रही है, ठीक है, यहाँ से कोई किरण आ रही है, ऐसे करके ये ओ ए वस्तु हो गया, ये हो गया सी, ये हो गया एफ, ये हो गया पी, ठीक है। तो ऐसे करके कोई बना, तो हमको बताना है कि इसमें वस्तु का आवर्धन, मतलब कि आवर्धन क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात। तो इस तरह में क्या होता है, समरूप, दो समान त्रिभुज को समान करने वाला गुण को समरूप कहते हैं। जब कोई भी त्रिभुज, दो त्रिभुज एक जैसा प्रतीत हो तो उसके गुण को जो विश्लेषण करेगा, जो उसको बताएगा, उसे समरूप कहते हैं। तो समरूप की सहायता से यहाँ पता चलता है कि आवर्धन बराबर है माइनस वी बाई यू। समरूप की सहायता से कैसे पता चलता है? m बराबर माइनस वी बाई यू। हमसे बोल नहीं रहे, हम प्रूफ भी करेंगे कि हम समरूप की सहायता से कैसे बता सकते हैं m बराबर माइनस वी बाई यू। समझिए। अब ये तो आवर्धन साफ पूछ दे कि वस्तु की ऊंचाई इतना है और प्रतिबिंब की ऊंचाई इतना है, तो आवर्धन कितना होगा बता देंगे। लेकिन अगर मेरे पास इमेज दिया हो, वस्तु दूरी है, प्रतिबिंब दूरी है, तो आवर्धन बताइए, तब ये करना है। माने समरूप की सहायता से हम क्या बताते हैं कि किसी भी वस्तु का आवर्धन कितना हो सकता है, माइनस डी बाई यू। ठीक, यानी m बराबर माइनस डी बाई यू भी आ गया। हम मतलब इस आवर्धन के बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी। अब ये दूरी कहाँ से मापी जाती है? आवर्धन से। ये माइनस में होता है तो माइनस हम बैठा दिया आगे में। तो ये वाली चीज को याद रखो। ये देखो, एक में ही समझ में आ गया सारा का सारा बात। आया कि नहीं आया? ये भाई याद रखना, रिमेम्बर, ठीक है, ये याद रखना। थोड़ी अच्छी वाली बात है कि आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई भी होता है, फिर प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार भी होता है, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी भी होती है। ये थोड़ी अच्छी वाली बात है, ठीक। लेकिन अब तो हो गई। लेकिन क्या ये सर दोनों दर्पण के लिए, यानी अवतल उत्तल दोनों के लिए? तो हाँ, अवतल उत्तल दोनों के लिए, ठीक है। चलो, ये अवतल उत्तल दोनों के लिए हो गया। लेकिन ये अवतल में प्रूफ कैसे होगा? ये अवतल में प्रूफ कैसे होगा और उत्तल में प्रूफ कैसे होगा? ठीक। उसके साथ साथ, उससे पहले हम एक चीज बताना चाहेंगे कि अभी हम क्या बोले कि वस्तु आपकी h ऊंचाई की होगी। अब प्रतिबिंब जो बन सकता है उसका, हो सकता है वो h से बड़ा बन जाए, हो सकता है h से छोटा बन जाए, हो सकता है h के बराबर बन जाए। यही हो सकता है ना? यही तीन केस हो सकता है। उसके साथ इसके अलावा कोई और केस हो सकता है क्या? क्या इसके अलावा कहीं पढ़े हैं कि वस्तु का आकार छोटा है, बड़ा है, बराबर है? इसके अलावा कुछ और पढ़े? नहीं। तो यही तीन केस हो सकता है। तो इस स्थिति में क्या होगा आवर्धन? इस स्थिति में क्या आवर्धन बराबर होगा? तो देखो, बड़ा सिंपल, सुनो। केस वन, केस वन, केस वन, जब h बराबर h डैश हो, यानी वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर हो, तो आवर्धन वाले फॉर्मूला में क्या बैठेगा? h डैश बाय h बराबर h डैश। ये h डैश के बराबर है तो हम लिख सकते हैं, यानी 1। यानी जब वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर हो जाए तो आवर्धन कितना होता है? 1। इसीलिए समतल दर्पण का आवर्धन कितना है? +1। इसीलिए समतल दर्पण का आवर्धन कितना है? +1, क्योंकि उसमें वस्तु के आकार के बराबर का ही प्रतिबिंब बनता है। और एक चीज, यहाँ से एक चीज समझ में आई कि जब वस्तु अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पे रखी हो तो वस्तु के आकार के बराबर ही प्रतिबिंब का आकार होता है। तो इस स्थिति में जब वस्तु वक्रता केंद्र पे रखी हो अवतल दर्पण के सामने, तो वहां पे आवर्धन कितना होगा? 1। याद रखेंगे, आवर्धन कितना होगा? 1। अब दूसरा केस, केस 2, जब h का मान बड़ा हो जाए h डैश से, तो क्या होगा? जब h का मान
बड़ा हो जाए एच डैश से, सोचो तब क्या होगा। एच का मान बड़ा हो जाए एच डैश से, तब क्या होगा? तब जानते हो क्या होगा? m बराबर एच डैश बाय एच, एच डैश बाय एच, यानी बड़ा हो, ये छोटा हो जाएगा एक से। क्यों हो जाएगा? क्योंकि h का मान देखो क्या है, छोटा है। सॉरी, एच डैश का मान क्या है? छोटा है। सपोज करो कि ये 5 है और ये 2, तो 0 पॉइंट कुछ आ रहा है, 0.4 आएगा। इसका मान जब ये 0.4 आ रहा है तो ये एक से बड़ा है या छोटा है? छोटा है ना। तो वही कह रहा है, जब वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई से छोटी हो जाए तब आवर्धन का मान एक से छोटा होता है। ये ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है, ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है। न्यूमेरिकल में समझ में आएगा, इस 3 केस को जब याद रखिएगा तो न्यूमेरिकल में बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि जब h का मान h डैश से छोटा होता है तो आवर्धन एक से छोटा होता है। ठीक, अब तीसरा नंबर केस देखो। अब तीसरा नंबर केस, केस नंबर 3, जब h का मान बड़ा नहीं, h का मान छोटा हो जाए h डैश से। अभी क्या था? h का मान बड़ा था h डैश से, अब h का मान छोटा हो जाए h डैश से, तो m बराबर h डैश बाय h। देखो भाई क्या हो जाएगा, h डैश बाय h का मान एक से बड़ा हो जाएगा, यानी आवर्धन एक से बड़ा हो जाएगा। पूछो कैसे? सिंपल, अब ये उल्टा कर दो, 5/2 कितना हो गया? 2.5। एक से बड़ा हुआ कि नहीं? वही कह रहे हैं कि जब जब यहां से दो बात समझ में आई, सुनो बाकी ध्यान से। जब h बराबर हो h डैश के, h बराबर हो h डैश के, तो आवर्धन क्या होगा? एक होगा। तो इसका मतलब तो साफ हो गया, जब जब आवर्धन एक तब वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर। ठीक, दूसरा केस क्या था कि जब h यानी वस्तु की ऊंचाई का मान छोटा हो जाए प्रतिबिंब की ऊंचाई से तो आवर्धन भी एक से छोटा हो जाता है, यानी वस्तु छोटा तो आवर्धन एक से कम, वस्तु छोटा, सॉरी 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 सॉरी, वस्तु बड़ा, वस्तु क्या है? बड़ा। वस्तु अगर बड़ा हो गया तो आवर्धन एक से कम, और वस्तु अगर छोटा हो गया तो आवर्धन एक से बड़ा। नहीं तो देखो, वस्तु, थोड़ा मिस्टेक नहीं है ना? हाँ सही तो है, वस्तु जब बड़ा हो जा रहा है तो आवर्धन एक से कम हो जा रहा है। जब वस्तु बड़ा हो जा रहा है, जब वस्तु बड़ा है तो आवर्धन एक से छोटा हो रहा है, और जब वस्तु छोटा है, जब वस्तु छोटा है तो आवर्धन एक से ज्यादा हो रहा है। जब वस्तु छोटा, जब वस्तु छोटा तो आवर्धन एक से बड़ा, और जब वस्तु बड़ा तो आवर्धन एक से छोटा। माने बड़ा छोटा और बराबर याद रखना है। ठीक, और सब चीज एक से ही रिलेट, एक से ही रिलेट करना है। किससे? एक से, कोई भी एक से बड़ा नहीं, मतलब एक से बड़ा होगा लेकिन एक के अलावा कोई और अंक यहाँ मत रख देना, एक के अलावा यहाँ कोई और अंक नहीं रखाएगा। जब वस्तु की ऊंचाई, मान लो वस्तु इतना, प्रतिबिंब भी इतना, तो आवर्धन हो जाएगा एक। ठीक, एक केस ये हो गया, एक केस ये हो गया। जब वस्तु की लंबाई इतना और आवर्धन की लंबाई, सॉरी, और प्रतिबिंब की ऊंचाई इतना, तो बताओ। माने देखो यहाँ पे वस्तु की ऊंचाई क्या होगी? बड़ी। जब वस्तु की ऊंचाई बड़ी तो आवर्धन एक से छोटा। देखो, जब वस्तु की ऊंचाई बड़ी तो आवर्धन एक से छोटा, है ना? और जब वस्तु की ऊंचाई छोटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी? वस्तु की ऊंचाई छोटी हो जाएगी प्रतिबिंब की ऊंचाई से, तो आवर्धन एक से बड़ा हो जाएगा। समझ गए? देखो, बहुत टाइम दिए इस केस को समझाने में, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में काम आएगा और न्यूमेरिकल में, दोनों में काम आएगा। ठीक है, इस 3 केस को याद रखना कि जब वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर हो तो आवर्धन एक, जब वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार से छोटा हो यानी वस्तु का आकार बड़ा हो तो आवर्धन एक से छोटा, और जब वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार से छोटा हो तब आवर्धन एक से बड़ा। बस, सिंपल। ठीक है, चलो 3 केस समझ लिए, आवर्धन समझ लिए, लेकिन सर हम एक चीज नहीं समझ पाए कि जब वस्तु की ऊंचाई के अलावा जब प्रतिबिंब के केस में हमसे पूछे, यानी जब दर्पण बना दे और वहां पे पूछे कि यहाँ आवर्धन कितना है, यानी वस्तु दूरी दे दे, प्रतिबिंब की दूरी दे दे और पूछे आवर्धन कितना है, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं -v/u। लेकिन सर ये फॉर्मूला आता कहां से? इसको आपको प्रूफ करने का इच्छा नहीं है क्या? एकदम है, और बहुत ही इजी से करें, जैसा हम शुरू से कहते हुए आ रहे हैं
कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f एगो प्रूफ करना सीखो। उसके बाद तुमको कुछ और प्रूफ करने की जरूरत नहीं, बस सबका चित्र याद रखना। सबका क्या याद रखना? चित्र याद रखना। और एक ये वाला रट्टा मार लो, बाकी सब 1 बार 2 बार 3 बार बनाओ और ये बार बार बनाओ। 6 का 6 प्रूफ करोगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। बात मान के देखो एक बार, ठीक है। चलो क्या करते हैं, शुरू करते हैं प्रूफ करना। पहले किसमें करें? अवतल में। चलो ठीक है, पहले करते हैं अवतल में। और एक बात कि आज चैप्टर खत्म है, तो जैसा हमने कहा था कि चैप्टर खत्म होते ही आपको हमारा नोट्स बन जाएगा, वो भी हाथ से बनाया हुआ मिलेगा। तो वो आज हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जॉन 0 स्टडी टारगेट 475 टारगेट जॉन पर मिल जाएगा, ठीक है। किस पर मिल जाएगा? टारगेट जॉन पर। व्हाट्सएप चैनल टारगेट 475 प्लस पर, ठीक है। टेलीग्राम चैनल देखिए, टेलीग्राम चैनल है हमारा टारगेट जॉन, लिंक दे देंगे यहाँ डिस्क्रिप्शन में। और व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है टारगेट 400। ये दोनों का लिंक आज हम अपने व्हाट्सएप चैनल पे दे देंगे, सॉरी अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप जाके वहां पे हमारे चैनल से जाकर क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल में जाकर के आप वहां से हमारा नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स। अब बोलिएगा तो हम आपको दिखा भी देंगे। ये देखिए, सबसे पहले तो देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है हमको जो अच्छी लगती है कि सबसे पहले हमने सारा टॉपिक बताया है आपको, ठीक है। और एक टॉपिक हमने यहाँ पे लिखा है प्रकाश का विवर्तन क्या है, यह सिर्फ जानने के लिए, ठीक है, हम बता चुके, ठीक। और उसके बाद ये देख लीजिए, पहले प्रकाश क्या है, फिर प्रकाश स्रोत क्या है, फिर प्रकाश स्रोत मानव निर्मित प्राकृतिक, फिर प्रकाश किरण और ये प्रकाश का प्रकीर्णन। इस तरह से करके ये पूरा नोट्स बन गया है। ये सिर्फ चैप्टर का है, ना ऑब्जेक्टिव ना सब्जेक्टिव ना न्यूमेरिकल, वो अलग है, ठीक है। ये सिर्फ आपके पढ़ने के लिए। अगर इतना तो है कि अगर एक बार ये वाला पढ़ लिए, ना आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ने की जरूरत है ना आपको सब्जेक्टिव पढ़ने की जरूरत है, बस एक बार न्यूमेरिकल बनाने की प्रैक्टिस करने की जरूरत, ठीक है। ना ऑब्जेक्टिव की जरूरत ना सब्जेक्टिव की जरूरत। चलो ठीक है, टाइम बर्बाद नहीं करते, अवतल दर्पण में सबसे पहले प्रूफ करते हैं। ये याद रखिएगा कि डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक दे देंगे, वहीं पे आपको हमारा नोट्स मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर टारगेट जॉन, व्हाट्सएप चैनल टारगेट 475। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अवतल दर्पण में m बराबर -v/u प्रमाणित करें, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, देखो लिख के दिखा रहे हैं, या बोल सकता है m बराबर h'/h प्रूफ करो, या फिर क्या बोल सकता है m बराबर h'/h बराबर -v/u प्रूफ करो, या फिर बोल सकता है m बराबर h'/h बराबर I/O बराबर -v/u प्रूफ करो। देखो यहाँ पे I/O खाली एक आदत है बढ़ाने की, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि ये तो परिभाषा से आ गया, और ये भी हम जानते हैं कि वस्तु की ऊंचाई इससे होगी, ये तो खत्म। मेनली हमको जो प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है, मेनली हमको जो प्रूफ करना है वो क्या करना है, m बराबर -v/u प्रूफ करना है, ठीक है। चलो तो इतना बड़ा तो कौन लिखेगा, ये मिटा। देखो सबसे पहली बात, हमको यहाँ पे चाहिए -v/u बराबर m बराबर होता है h'/h। कुछ कुछ क्या होता है ना कि हमें पहले ही देख लेना चाहिए कि हमको चाहिए क्या। ये तो हर बार देखना चाहिए, जब भी किसी चीज को प्रमाणित करो तो पहले देखो कि उसमें क्या है और हमको लेना क्या चाहिए। यहाँ h' दिया हुआ है, यहाँ h, यहाँ -v, यहाँ पे u, माइनस को भूल जाओ। v मेरे पास प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है, मतलब सारा कुछ ध्रुव से मापा हुआ है। ये क्या है, ये वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये वस्तु की ऊंचाई, ये वस्तु की दूरी, सारा कुछ ध्रुव से। तो मतलब हमको जो चित्र चाहिए वो ध्रुव से होना चाहिए,
जो हमको प्रूफ करना है माइनस वी बाई यू, ये ध्रुव से रिलेटेड है ना, तो हमको क्या चाहिए, ध्रुव चाहिए। तो हम क्यों ना एक आसानी वाला तरीका अपनाएं कि हम एक किरण को ध्रुव पर ही गिरा दें, मतलब ध्रुव पर आपतित कर दें, एक किरण को ध्रुव पर आपतित कर दें। ठीक है, समझ गए क्या करना है ध्रुव पर। तो हम लोग कहा थे अवतल दर्पण में m बराबर माइनस वी बाई यू प्रूफ करेंगे। ठीक है, अभी क्या देखें कि हमको माइनस v और u चाहिए, यानी मेनली हमको v और u चाहिए, तो हमको ध्रुव से करना है, तो हम इसीलिए ध्रुव वाली किरण को चुनेंगे। तो हम एक अवतल दर्पण बनाए, वक्रता केंद्र बनाए, वस्तु रखे, अब इसको हम ध्रुव पर लाके आपतित किए, तो ध्रुव पर जैसे आएगी वैसे जाएगी। दूसरी किरण हम क्या करते हैं, या तो मुख्य अक्ष के समांतर ले आओ या फिर वक्रता केंद्र से गिरा दो। हम वक्रता केंद्र से गिरा देते हैं, लो वक्रता केंद्र से गिरा दिया, तो क्या ये फोकस पर बन गया। अरे बनेगा कहाँ पे, ये तो आप सभी को पता है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, तो वहीं इसका प्रतिबिंब बना है और अनंत और वक्रता केंद्र से के बीच में वस्तु रखी। ठीक है, इस वस्तु को हम OA मान लेते हैं और इसको IB मान लेते हैं। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो, अब हो रहा है शुरू। सबसे पहली बात आती है अगर लिखने की, तो लिखने तो अब तक आप लोगों का आदत हो गया है कि लिखना कैसे है, ये M1 M2 एक दर्पण हो गया। लिखना कैसे, अब तो आप लोगों का आदत हो गया होगा कि माना कि M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C, फोकस F, PF, PFF, PFF, PCR, PCR, POU और PI भी है। ठीक, इसके अलावा क्या लिखोगे, इसके अलावा क्या कि माना कि एक किरण ऐसे आई, वो आई, दिस आई, दैट आई, ऐसे लिखना है, लेकिन फिर भी लिखेंगे जरूर। क्या लिखना है पहले कि माना कि पहले लिखना है दर्पण के बारे में। M2 M1 एक अवतल दर्पण है जो जिसका P ध्रुव है, F फोकस, C वक्रता केंद्र, C वक्रता केंद्र, PF बराबर F यानी फोकस दूरी, फोकस दूरी, PC बराबर PC प्रधान अक्ष है, PC प्रधान अक्ष है तथा R वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या है। फिर क्या होना, माना कि OA एक H ऊंचाई का, क्योंकि हमको इसमें ऊंचाई का काम है, H ऊंचाई का वस्तु है जिससे पहली किरण ध्रुव की दिशा में आपतित होती है, दिशा में आपतित होती है, जो दर्पण से परावर्तन हो जाती है, दर्पण से परावर्तन हो जाती है तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होती है, जो आपतित होती है, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होती है, तो वापस उसी रास्ते से लौट जाती है, वापस उसी रास्ते से लौट जाती है। दोनों परावर्तित किरणों के मिलने से वस्तु
ओ ए का प्रतिबिंब आई बी बनता है जिसकी ऊंचाई एच डैश है। बस इतना सा ही लिखना है। क्या लिखना है? बस इतना सा ही लिखना है। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। ये फोकस लिखा हुआ है, फोकस, फोकस दूरी। ठीक है, चलिए, जिसकी ऊंचाई एच डैश है। अब हमको इसमें प्रूफ करना है। सबसे पहले तो हम समरूपता के लिए ही भागेंगे। क्यों? क्योंकि हमने आपको वही बताया कि दो त्रिभुज को समान करने वाला गुण यानी समरूप से ही m बराबर माइनस v बाई यू आता है। तो समरूप जाएंगे। हमको चाहिए क्या? वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी। वस्तु दूरी देखो OP किस त्रिभुज में आ रहा है। यहाँ पर ऐसे सोचना कि OP किस त्रिभुज में आ रहा है। देखेंगे ओ AOP में आ रहा है। त्रिभुज AOP में OP आ रहा है और हमको इसको समरूप किसे करना है? प्रतिबिंब के। तो देखो प्रतिबिंब यानी PI ये किस त्रिभुज में आ रहा है? तो FBI में आ रहा है। F नहीं, सॉरी, IBP में आ रहा है। IBP में आ रहा है। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। बस ये जहां समरूप हुआ, खेला खत्म। कुछ नहीं समझना है इसमें, अब हो गया। जब ये यहाँ पे हो गया तो पहले आधार लंब को कर दिए। हम जानते हैं समरूप है तो लंब बटा लंब बराबर कर्ण बटा कर्ण बराबर आधार बटा आधार। तो हम ये OA लंब हो गया, इधर IB लंब हो गया। अब आधार लेंगे OP बटे IP। क्या? IP। एक चीज गौर करो, IP मेरे पास, IB मेरे पास क्या है? H डैश। हमको H डैश H बाय H डैश चाहिए या H डैश बाय H चाहिए? बताओ क्या चाहिए? ये वाला चाहिए ना, H डैश बाय H। तो यानी IB को ऊपर होना चाहिए। तो हम कर देंगे दोनों तरफ व्युत्क्रम करने पर, दोनों तरफ व्युत्क्रम करने पर, यानी IB ऊपर, OA नीचे, IP ऊपर, OP नीचे। बस हो गया। अब तो हमको लगता है जहां तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि अब तो प्रूफ कैसे करना है। अब हमको चिन्ह परिपाटी का यूज करना है। किसका? चिन्ह परिपाटी का। चिन्ह परिपाटी से या चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार वस्तु दूरी। वस्तु दूरी क्या है? OP। OP किसमें होगी? माइनस में होगी हमेशा। प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी देखो अवतल दर्पण में किधर बन रही है? IP या PI जो भी कहो, ये भी माइनस में होगा क्योंकि ये दर्पण के लेफ्ट साइड बन रहा है। वस्तु की ऊंचाई, वस्तु ऊंचाई, वस्तु ऊंचाई क्या है? वस्तु की ऊंचाई OA। OA कितना ऊंचाई का है? H ऊंचाई का है। हम मान चुके हैं H ऊंचाई का। यहाँ भी लिख देते हैं ये H ऊंचाई का आया, ये H डैश ऊंचाई का है। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी प्रतिबिंब ऊंचाई ये क्या है भाई? IB है और हम इसको मान चुके हैं H डैश। अब बस उपर्युक्त मानों को समीकरण, उपर्युक्त मानों को समीकरण 1 में रखने पर इसमें रख दो। ये देखो OP IB देखो क्या हो गया? H डैश। OA क्या हो गया? H। IP क्या हो गया? B। और ये हो गया U। अब देखो यहाँ पे तो चिन्ह रखो। ये H डैश, ये H डैश देखो नीचे की तरफ है। नीचे वाला होता है हमेशा माइनस में H डैश, माइनस में H डैश, माइनस में B, माइनस में ये काटो ये काटो। तो यहाँ क्या बच रहा है? देखो H डैश बाय H। इस माइनस को, अब तुम बोलोगे ये माइनस डर जाएगा प्लस होगा, नहीं, गधा वाला काम मत करो। ये माइनस इसके पास भेजो, माइनस V बाई यू हो गया। ठीक है, अगर ये नहीं करना है तो एक काम करो, एक काम करो, ऐसे मत करो। ये माइनस माइनस माइनस, ये ऊपर वाला कटा दो। अब ये नीचे वाला माइनस तो ऊपर जा सकता है ना, तब H डैश बाय H बन सकता है। अब ये वाला यही ना लाना था हमको, हमको यही ना लाना था, हमको यही ना लाना था प्रूफ। अब ये H डैश बाय H ही तो M होता है माइनस V बाई यू, ये भी प्रूफ। देखो तीनों जो जो वहां बोले प्रूफ हो गया। अब यही H डैश बाय H, H डैश H I बाय O के बराबर होता है और यही वाला किसके बराबर हो गया? माइनस V बाई यू। और यही होता है आवर्धन,
जो हम वहां पे आपको रिमेम्बर करने बोल रहे थे, याद करने बोल रहे थे, वो पूरा का पूरा हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया कि नहीं। वो और लिखा हुआ है, देख लो, बहुत आसान तरीका से प्रूफ किए कि नहीं। क्या याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ चित्र याद रखना है, और कौन से त्रिभुज को हमको समरूप करना है, बस वो याद रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत है, चित्र में भी कुछ नहीं है। पहली किरण आई ध्रुव की दिशा में, दूसरी किरण आई वक्रता केंद्र की दिशा में। वस्तु को कहाँ रखे हो, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखो बोर्ड में थोड़ा लाइन टेढ़ा हो जाता है, लेकिन अगर हम बात करें अपने नोट्स में, आपको अगर दिखाने की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जब अवतल दर्पण में वस्तु को हम रखे हैं यहाँ पर, कहाँ पर, ये देखो दिख रहा है, वस्तु कहाँ रखे हैं, वक्रता केंद्र के बाहर, यानी कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो देखो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस और वक्रता केंद्र पर। ठीक है, तो नोट्स में आपको एकदम सही सही देखने को मिल जाएगा। ठीक, बस यहाँ से चित्र को समझाने के लिए बनाते हैं कि आपको क्या करना है। तो त्रिभुज समझ में आया कि कौन सा त्रिभुज उठाना है। हाँ, अब जब अवतल हो गया तो उत्तल भी हो जाएगा। उत्तल में भी कुछ नहीं है, उत्तल में भी कुछ नहीं, कैलकुलेशन तो सेम यही है, कैलकुलेशन तो सेम यही है, खाली चित्र में थोड़ा सा, क्योंकि उत्तल का तो चित्र ही होता है हमेशा गड़बड़ वाला काम। ठीक, देखो इसी में करके बता देंगे उत्तल में कैसे करना है। सबसे पहले एक उत्तल दर्पण बनाना, ये हो गई इसकी प्रधान अक्ष, ये हो गया इसका ध्रुव, ये हो गया इसका वक्रता के सॉरी फोकस, और ये हो गया इसका वक्रता केंद्र। एक वस्तु को यहाँ रखें, पहली किरण को वक्रता केंद्र की दिशा में ही भेजो, दूसरी किरण को फोकस की दिशा में भेजो, या फिर वक्रता केंद्र भेजो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम इसको फोकस वाली पे भेजते हैं तो ये फोकस से आती हुई प्रतीत होगी कि नहीं, फोकस से आती हुई, ये फोकस से आती हुई प्रतीत हुई कि नहीं। अब एक बात बताओ, उत्तल दर्पण का क्या गुण है कि कहीं से आती हुई प्रतीत होती है किरण। ये किरण क्या होगी, जो परावर्तित होकर ये आई है, ये अपने सीधा में कहीं ना कहीं से आती हुई प्रतीत होगी। हाँ, तो ये देखो, ये दोनों परावर्तित किरणें कहाँ मिली, यहाँ पे। तो यहाँ पे वस्तु का ओ ए का प्रतिबिंब बन रहा है बी आई। क्या बन रहा है, बी आई बन रहा है कि नहीं। हम्म, अब जब बन रहा है तो हम सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि ये वाली दूरी जो वस्तु से इसके बीच की है, इसको हम लोग वस्तु दूरी कहेंगे, और ये वाली दूरी जो वस्तु से इसके बीच में पी से आई, बी कहेंगे। हाँ, अब लेकिन पी से एफ की बात करेंगे तो उसे हम लोग फोकस दूरी कहेंगे, और फिर पी से सी की बात करेंगे तो उसे हम लोग वक्रता त्रिज्या कहेंगे। ठीक, कोई दिक्कत, इसका चित्र तो समझ में आ गया। अब बचा बात लिखने का, हमको यहाँ पे क्या लिखना है कि सिर्फ दर्पण उत्तल है, बाकी चीजें तो वही है, बाकी चीजें तो वही है। कि माना कि M1 M2 एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, फोकस F है, वक्रता केंद्र C है, P है फोकस दूरी है, PC प्रधान अक्ष है तथा R वक्रता त्रिज्या है। बात यहीं पर है, O एक वस्तु है जो H ऊंचाई की है। कितनी ऊंचाई की है, H ऊंचाई की है वस्तु, जिससे कि पहली किरण ध्रुव की दिशा में आपतित होती है और दर्पण से परावर्तन हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। बस यहाँ से मिटाओ, यहाँ से मिटाओ और भाषा को सही कर दो। क्या कि दर्पण से परावर्तन के बाद वह बिंदु बी से आती हुई प्रतीत होती है, जहां पे प्रतिच्छेद हुई वहीं से ना आती हुई प्रतीत होगी। हाँ, तो दर्पण से परावर्तन के बाद बिंदु बी से आती हुई प्रतीत होती है, बिंदु बी से आती हुई प्रतीत होती है तथा दूसरी किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, मुख्य अक्ष के समानांतर है, जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। किससे, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, किससे, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, दोनों परावर्तित किरणें
बिंदु बी पर मिलती है। किस पर मिलती है? बिंदु बी पर मिलती है, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब आई बी बनता है, जिसकी ऊंचाई एच डैश है। जिसकी ऊंचाई क्या है? एच डैश है। बस हो गया। अब यहाँ पे कौन सा त्रिभुज लोगे? सबसे पहली जरूरी बात, कौन सा त्रिभुज लोगे? देखो कौन सा त्रिभुज है हमको चाहिए? वस्तु दूरी। ये ओपी चाहिए। ओपी किसमें है? एओपी में। एओपी में है। मिटाते हैं, फिर से प्रूफ करते हैं। क्या दिक्कत है? अब तल में समझ गए तो क्या हो गया? उत्तल में फिर से करेंगे, फिर से करेंगे, फिर से करेंगे। हमको चाहिए वस्तु दूरी। हमको क्या चाहिए? वस्तु दूरी। चूंकि त्रिभुज किसमें? देखो वस्तु दूरी किसमें? ओपी। एओपी में आ रहा है, एओपी में आ रहा है। समरूप करना है हमको, इसको आईपी चाहिए। हमको क्या चाहिए? आईपी, क्योंकि हमको बी चाहिए। तो आईपी चाहिए, तो ये पी आई बी में, देखो पी आई बी त्रिभुज में क्या नहीं आया? समरूप हो गया त्रिभुज पी आई बी के। तो जब ये समरूप हो गया तो लंब बटा लंब ओ ए बाय ए बी, और फिर वही आधार। आधार क्या है मेरे पास? ओपी बटा पी आई। दोनों तरफ व्युत्क्रम करो। दोनों तरफ व्युत्क्रम करने पर, क्यों कर रहे हैं बार बार व्युत्क्रम? क्योंकि हमको आई बी ऊपर चाहिए, यानी एच डैश ऊपर चाहिए। तो आई बी हो गया यहाँ पर, ओ ए हो गया यहाँ पर, और उसके बाद पी आई ऊपर और ओपी नीचे। अब चिन्ह परिपाटी से सेम सिस्टम। चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार वस्तु दूरी लिखना है, और क्या लिखना है? प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और एक और क्या था? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। वस्तु की ऊंचाई, वस्तु प्रतिबिंब दूरी u बराबर, u नहीं ओपी बराबर माइनस यू। देखो दर्पण के लेफ्ट साइड में। प्रतिबिंब दूरी देखो पी आई, दर्पण के राइट साइड में यानी भी। फिर वस्तु ऊंचाई यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई, सॉरी आई बी। देखो वस्तु के राइट साइड में तो है ही दर्पण के, और ऊपर के साइड है यानी पॉजिटिव ही होगी। और देखो ओ ए, ये भी दर्पण के ऊपर के साइड है यानी ओ ए भी पॉजिटिव होगा। अब उपर्युक्त मानों को, मतलब उपर्युक्त मतलब क्या होता है? ऊपर लिखे गए मान, ऊपर लिखे गए उपर्युक्त मानों को समीकरण एक में रखने पर, देखो अब रखेंगे तो आई बी का मान क्या हो गया? एच डैश, और ओ ए का मान क्या हो गया? एच बराबर क्या हो जाएगा? देखो बी हो गया आई पी आई, और ये हो गया यू। अब देखो हम इस माइनस को ऊपर लिख सकते हैं, तो देयरफॉर क्या हो गया? एच डैश बाय एच बराबर माइनस बी बाय यू। प्रूव्ड। या फिर हम क्या कर सकते हैं? इसी एच डैश बाय एच को एम कहा जाता है, ये भी हो गया। या फिर और एक चीज कि एच डैश बाय एच ही आई बाई ओ के बराबर होता है, यही वाला चीज माइनस बी बाई यू के बराबर है, और यही एम के बराबर है। यही है अवतल दर्पण में भी और उत्तल दर्पण में भी। दोनों के दोनों में क्या है? सेम चीज है। दोनों के दोनों में सेम चीज है, यानी तुमको एक अवतल सीखने की जरूरत है। और यही सेम मेथड समरूप करने का हम लोगों ने किसमें लिया था? दर्पण सूत्र में। इसीलिए बोले कि सिर्फ दर्पण सूत्र पढ़ो। दर्पण सूत्र से एफ बराबर आर बाई टू भी प्रूफ किए, और दर्पण सूत्र का ये वाला हिस्सा लेकर के ये भी प्रूफ कर दिए। अवतल भी हो गया, उत्तल भी हो गया, यानी सिर्फ अवतल में वन बाय बी प्लस वन बाय यू बराबर वन बाय एफ प्रूफ करना सीखो, और 6 का 6 प्रूफ करो। और जल्दी, हमको लगता नहीं है कि कोई आवर्धन आपको बताता होगा कि आवर्धन में m बराबर माइनस बी बाई यू कैसे होता है, लेकिन हम उसको बताएं कि अवतल दर्पण में माइनस बी बाई यू कैसे होता है। बताए कि नहीं? अब देखो, अब क्या? चैप्टर खत्म, चैप्टर खत्म, चैप्टर हो गया क्या? खत्म। ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। बस एक चीज बोलेंगे कि केस वन एच बराबर एच डैश
केस 2 h बड़ा होगा h डैश से, केस 3 h छोटा होगा h डैश से। ये याद रखना। इस स्थिति में m बराबर 1 होता है, इस स्थिति में m जो होगा 1 से छोटा होगा, और इस स्थिति में m जो होगा 1 से बड़ा होगा। बस ये चीज याद रखना, ये चीज भी याद रखना है, ठीक है, समझ गए। अब कल होने वाला है ऑब्जेक्टिव। क्या होने वाला है? ऑब्जेक्टिव। फिजिक्स में पहला चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कल हम लोग ऑब्जेक्टिव लेके जुड़ेंगे, परसों सब्जेक्टिव लेके जुड़ेंगे, और फिर वन शॉट लेके जुड़ेंगे, और फिर शुरू हो जाएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन। क्या शुरू हो जाएगा? प्रकाश का अपवर्तन, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। तो कहेंगे हम यही कि सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा में, 1 आवर में 45 मिनट्स निकाल के हर डे पढ़िएगा फिजिक्स। सिर्फ फिजिक्स की बात की हम, ठीक है। 1 आवर में 45 मिनट्स निकाल के फिजिक्स पे ध्यान दीजिए। एक टॉपिक को अभी भी अगर आप डेली से करते हैं तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। फिर वही बात, नॉलेज जरूरी है, नंबर नहीं। अब ये नहीं है कि नंबर भी नहीं आए नॉलेज भी नहीं है, तो बेकार चीज है ना। तो मतलब खुद में होना चाहिए कॉन्फिडेंस, और नॉलेज हो जाएगा ना तो नंबर अपने आप आएगा, ठीक। चलो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अब कल फिर से मिलते हैं, किसके लिए? फिजिक्स के लिए ऑब्जेक्टिव लेकर, ठीक है। अब बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आएगा, कि बहुत आएगा, मतलब 100 150 200 के आसपास तो पहुंच ही जाना चाहिए क्या। तो कल अब मिलते हैं फिर से ऑब्जेक्टिव के लिए। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद। और ये चैप्टर हो गया है आपका खत्म, तो एक सुंदर सा द एंड लिख देते हैं लास्ट में। क्या मिटा के एक सुंदर सा द एंड लिख देते हैं। द एंड, एक सुंदर सा ये लग रहा है जैसे कि कोई बड़ा हो गया कोई छोटा हो गया। द एंड, ये चैप्टर हो गया खत्म। और आप सभी का बहुत 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 ज्यादा शुक्रिया, थैंक यू हमारा साथ देने के लिए, ठीक है। आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए, हम आपको नई नई चीजें सिखाते रहेंगे। और आज हमारा टेलीग्राम चैनल जो क्या है, टारगेट जॉन, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। और व्हाट्सएप चैनल है टारगेट 475 प्लस, इस दोनों का लिंक रहेगा। और उसी में हमारा आज का क्लास नोट्स क्या पूरा का पूरा चैप्टर का नोट्स रहेगा, ठीक है। जाके हमारे चैनल को समझ तो रहेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, अब मिलते हैं हम कल के वीडियो में। चलिए धन्यवाद।